अजीज दोस्तों नमस्कार। अजीज दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप एक साल में इतनी उथल पाथल करके अब नजर आ रहा है कि इसका वक्त पूरा हो गया है। डेमोक्रेट्स जो अमेरिका की ओपोजिशन का पार्टी है, बराक ओबामा, बिल क्लिंटन और जो बाइडेन की पार्टी, उन्होंने कहा है कि हम सिर्फ 5 वोट दूर हैं कि हम प्रेसिडेंट ट्रंप की इम्पीचमेंट कर सकें 31 मार्च से पहले। डेमोक्रेट्स रिपब्लिकन मेंबर से मुसलसल बातचीत कर रहे हैं और उनको समझा रहे हैं कि हमें 218 वोट चाहिए प्रेसिडेंट ट्रंप को इम्पीच करने के लिए 31 मार्च से पहले। अगर ये 5 की जो कमी है आप पूरी कर दें तो शायद, मुझे तो याद नहीं पड़ता कि अमेरिका में कभी भी किसी प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट के ज़रिए हटाया गया हो। जब भी ऐसा वक्त आता था तो या तो प्रेसिडेंट को बचा लिया जाता था, या प्रेसिडेंट खुद रिज़ाइन कर देते थे, या प्रेसिडेंट को मार दिया जाता था। अब्राहम लिंकन इतना बड़ा नाम अमेरिका का, और अब्राहम लिंकन शायद 16वें प्रेसिडेंट थे, 16th प्रेसिडेंट थे अमेरिका के। उन्होंने स्लेवरी के खिलाफ बहुत काम किया था, क्योंकि अमेरिका में स्लेवरी की बहुत बड़ी लानत थी। यूरोप के जितने भी गुंडे मवाली थे, वो जब कोलंबस ने अमेरिका का रास्ता ईजाद किया और पता चला कि एक कंट्री है, नो मैन लैंड है, वहाँ पे कुछ लोग रहते हैं जो कि जंगली लफ्ज़ ये लोग इस्तेमाल करते थे कि उनके पास कोई तरक्की नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन उनके पास दौलत के अंबार हैं। तो यहाँ से जो चर्चों की, जो यूरोप में चर्च बहुत स्ट्रॉन्ग था, और ब्लास्फेमी जो आज हम पाकिस्तान वगैरह में देखते हैं, वो ब्लास्फेमी लॉ यूरोप का इतना ख़तरनाक था कि चर्च जिसको मर्जी आती थी उठा के लटका देते थे। तो यहाँ से लोग शिप में बैठ बैठ के अमेरिका गए, वहाँ पे जो जहाँ पे ज़मीन इनको नज़र आई पूरी कब्ज़ा कर ली। बंदूकें इनके पास होती थीं, इन्होंने बंदूक के ज़ोर पे लोकल लोगों का कत्लेआम भी शुरू किया। और फिर क्या करते थे कि एक मिसाल है कि 100 आदमियों का एक जत्था गया है, उनमें से 50 लोग फिर कई शिप लेके आते थे अफ्रीका, यहाँ से गुलाम खरीदे जाते थे अफ्रीका में। और ज़्यादातर मुस्लिम कंट्रीज़ में उस वक्त जो मुस्लिम अम्पायर्स थी, ओटोमन अम्पायर और अब्बासी अम्पायर, इनमें गुलामों की बड़ी बड़ी मंडियाँ होती थी, वहाँ से ये गुलाम खरीद के जाते थे और फिर हेक्टर के हेक्टर ज़मीन पे खेती करते थे कब्जा करके, और बंदूक के ज़ोर पे एक एक आदमी 100-100, 200-200, 500 गुलामों के ज़रिए वहाँ पे खेतियाँ करता था और पूरी दुनिया में कारोबार करते थे, सोना निकालते थे। हमने काउबॉयज़ की फिल्में कितनी देखी हैं, मैकेनाज गोल्ड और ये और वो, जिसमें सोने की तलाश में जाते थे और पूरी ज़मीन भरी पड़ी थी ख़जाने से। अब्राहम लिंकन ने वो स्लेवरी के ख़िलाफ़ कानून बनाए, जिसकी वजह से अब्राहम लिंकन को कत्ल किया गया, कैनेडी को कत्ल किया गया। निक्सन वाटरगेट स्कैंडल में जब धंस गए तो फौरन रिज़ाइन करके बैठ गए। बिल क्लिंटन मोनिका लेविंस्की के केस में फंसे, लेकिन उनका थोड़ा सा टर्म बचा था तो बचा लिया गया, और उनको फिर कहा कि इज्जत से निकल लो। उसने पब्लिक में आके माफ़ी मांग ली और फिर उसका टर्म पूरा हो गया। डोनाल्ड ट्रंप शायद पहला प्रेसिडेंट होगा जो इम्पीचमेंट के ज़रिए, इस वक्त पॉपुलैरिटी के हिसाब से अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल लो है, इसलिए कि अमेरिकन्स और अमेरिकन पॉलिसी मेकर्स हैरान हैं कि इस आदमी ने अकेले ही पूरी दुनिया में अमेरिका के जो अलाइज थे उनको दुश्मन बना लिया। वैसे ही अमेरिका की बदमाशी की पॉलिसी की वजह से आधी से ज़्यादा दुनिया तो इनकी दुश्मन थी। इनके जो पार्टनर्स इन क्राइम थे, यूरोप, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, जापान, जो इसकी सारी इम्पीरियलिस्टिक एडवांसमेंट्स को सपोर्ट करते थे, वो इनको दुश्मन बना के बैठ गए। लोकल लेवल पे इसने जो आइस नामी एक दरिंदा छोड़ा हुआ है, वो रोज़ की बुनियाद पे लोगों को कत्ल कर रहा है। आइस अमेरिकन लोगों को कत्ल कर रहा है।
अमेरिकन नेशनल्स को भी टारगेट कर रहा है, क्योंकि जब आप आइस वाले किसी आम आदमी को गाड़ी रोकते हैं या उसके घर पे छापा मारते हैं, उनको ये थोड़ी पता होता है कि ये अमेरिकन है कि इलीगल माइग्रेंट है, और उतना ब्रूटली ट्रीट करते हैं कि अमेरिकन खुद अब सोच रहे हैं कि हम यहाँ पे क्या इलीगल है क्या। तो इन सारी चीज़ों की वजह से इसकी पॉपुलैरिटी बहुत कम हो गई है। इवन फॉक्स न्यूज़ जो कि इसको बड़ा सपोर्ट करता रहता था, उसके पोल में इसको 41% ने कहा है कि ये दुनिया में बहुत ही डेंजरस है दुनिया के पीस के लिए। गवर्नर गेविन न्यूज़ोम ने कहा है कि 1 साल के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे 80 साल के अलायंस और पार्टनरशिप और रिलेशनशिप्स तबाह कर दिए हैं। ये तबाही हमारी ताकत नहीं है, ये हमारी वीकनेस है। अजीज दोस्तों, आज अगर डोनाल्ड ट्रंप हट जाता है इम्पीचमेंट के जरिए, तो जेडी वैंस बनेगा। उसकी पॉलिसीज भी कोई डोनाल्ड ट्रंप से कम नहीं है, लेकिन फिर भी चलो जेडी वैंस के खिलाफ ब्लैकमेलिंग स्टफ दुनिया के पास नहीं है, ख़ास तौर पे इजराइल के पास। लेकिन जो सुनने में आ रहा है वो ये है कि इम्पीचमेंट में बोथ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के खिलाफ इम्पीचमेंट होगी ना अगर, तो फिर दोनों अगर हटाए जाते हैं तो फिर हाउस का स्पीकर जो है वो डेमोक्रेट है, वो आएगा एज एन एक्टिंग प्रेसिडेंट। डोनाल्ड ट्रंप के हाथ पे जो ये हर जगह जाता है तो निशान जो नज़र आता है ना, ये कहा जा रहा है कि एस्प्रिन बहुत ज़्यादा लेता है, जो कि एस्प्रिन की वजह से खून है ना वो पतला हो जाता है, ताकि हार्ट अटैक के चांस कम हो। खून ज़्यादा गाढ़ा होता है ना तो फिर हार्ट अटैक के चांस होते हैं या ब्रेन स्ट्रोक के चांस होते हैं। और इसके अलावा ये डायमेंशिया और अल्जाइमर, पार्किंसन डिजीज़ के लिए भी दवाइयाँ लेता है, जिसकी वजह से इसके हाथ पे ये हमें निशान नज़र आते हैं। ये हर लिहाज से एक नाकारा यूजलेस प्रेसिडेंट है। इसके अपने जो बोलता है अगले दिन इसको याद नहीं होता कि क्या बोला है, ऐसी ऐसी बातें करता है। अभी डेवोस में स्पीच करते हुए इसने कहा कि इटली और अमेरिका के जो रिलेशनशिप हैं वो एंशियंट टाइम से हैं। अब कोई इससे ये पूछे कि अमेरिका तो मेरा ख्याल है 1492 में कोलंबस गया था, तो 550 साल हुए हैं। रोमन एम्पायर तो बिफोर क्राइस्ट की थी, तो तुम्हारे इटली से रिलेशनशिप कैसे हो गए? इसकी बातें जब भी मैं सुनता हूँ मुझे इमरान खान याद आ जाता है। इमरान खान भी इसी तरह की गप्पे मारता था कि जर्मनी जापान के बॉर्डर मिला दिए थे इसने। तो अजीज दोस्तों, ही इज़ ए डेंजरस मैन। कांग्रेसमैन जेरेड हुफमैन ने कहा है कि अगर हम ऑनेस्टली सिचुएशन को देखें तो हमें नज़र आएगा कि एक पागल आदमी व्हाइट हाउस में बैठा है। अजीज दोस्तों, बेल्जियन प्राइम मिनिस्टर बार्थ दे वेयर ने कहा है कि नेटो की इस वक्त सबसे बड़ी पावर यूएसए है, लेकिन इसके बावजूद हम ये कहते हैं कि हमारी जो इज्जत है ना वो बेचने के लिए नहीं है, हम गुलाम नहीं हैं। हमारे पास अब एक वक्त आ गया है, मौका आ गया है कि हम अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है ना वो म्यूचुअल रेस्पेक्ट के ऊपर बनाएं और फ्रीडम ऑफ ट्रेड के ऊपर बनाएं। और यह है कि जैसे कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, हम सब मिल के साउथ अमेरिका और दुनिया के दूसरे रीजन्स के साथ अपनी रिलेशनशिप डेवलप करेंगे। रिपब्लिकन पार्टी ने वार्निंग दे दी है ट्रंप को कि अगर ग्रीनलैंड की तरफ तुमने आंख उठा के भी देखा ना तो तुम्हारी प्रेसिडेंटशिप ख़त्म हो जाएगी। रिपब्लिकन साफ कह रहे हैं कि अब बहुत हो गया, तुम्हारा अमेरिका फर्स्ट का जो नारा है ना वो हमें नुकसान पहुंचा रहा है। अजीज़ दोस्तों, ऐसे में
एप्स्टाइन फाइल्स की रिलीज ने अमेरिका और पूरी दुनिया में एक हंगामा खड़ा कर दिया है। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने कल अचानक एप्स्टाइन फाइल्स की 3 मिलियन फाइल 30 लाख फाइल्स रिलीज कर दी, जिसमें कुछ वीडियो, फोटोज, प्रिजन रिकॉर्ड, साइकोलॉजिकल रिपोर्ट्स और विटनेस इंटरव्यू वगैरह रिलीज किए हैं। ज़्यादातर फौरन उन्होंने डिलीट कर दिए। जेफरी एप्स्टाइन और घिस्लैन मैक्सवेल, ये दोनों पार्टनर थे। ये एप्स्टाइन आइलैंड जो है उसमें इन्होंने एक अय्याशी की गंदी जगह बनाई थी, जहाँ पे आज में इसमें जो नाम आए हैं ना, डोनाल्ड ट्रंप, बिल क्लिंटन, हिलरी क्लिंटन, बिल गेट्स, ऐसे ऐसे नाम आए हैं, प्रिंस एंड्रयू, किंग चार्ल्स के भाई, और इनके बारे में ऐसी ऐसी चीज़ें आई हैं कि हम हैरान हूँ मैं कि ये ह्यूमन राइट्स का भाषण देते हैं पूरी दुनिया को, और ये इनका कैरेक्टर है। ट्रंप के इलेक्शन के दौरान मुझे लगता था कि यार कितना अच्छा आदमी है, और कैरेक्टर वाइज मैं कहता था कि यार ट्रंप खुल के शराब, ड्रग्स, सिगरेट, इन चीज़ों के खिलाफ मूवमेंट चलाता है। इसका बेटा जो था बैरन, 18-19 साल का, उसको उसके लेक्चर आते थे कि देखो मेरे पापा मुझे इन सब चीज़ों से दूर रखते हैं और कहते हैं कि कैरेक्टर शुड बी स्ट्रॉन्ग। दिस इज़ द कैरेक्टर। 13,000 जगह पे नाम आया है एप्स्टाइन फाइल्स में प्रेसिडेंट ट्रंप का। मैं इस पे ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं जाऊंगा कि कल मेरी एक वीडियो यूट्यूब ने रिलीज़ के 1 घंटे के बाद डिलीट कर दी। आपको पता है कि मैं सुबह इंडिया टाइम 8 बजे मेरी पहली वीडियो रिलीज़ होती है, और जब वो रिलीज़ होती है इसके बाद मैं सोने जाता हूँ। इसकी वजह यह है कि मुझे इंडिया और पाकिस्तान की जो मेरी आपको पता है मेरी वीडियो के जो विषय होते हैं वो इंडिया पाकिस्तान के हवाले से होते हैं। तो मैं इंडिया पाकिस्तान में सुबह हो जाती है, तो सुबह की ब्रेकिंग न्यूज़ और सब चीज़ें देखने के बाद फिर सोने जाता हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई न्यूज़ के ऊपर आप वीडियो बना लेते हैं और फिर बाद में आपको पता चलता है अगले दिन का, अरे ये तो फेक न्यूज़ थी, या ये इसकी ये डेवलपमेंट हो गई, ये वगैरह वगैरह। तो मैं अपनी वीडियो रिलीज़ करने से पहले सारी न्यूज़ देख के फिर सुबह 8 बजे रिलीज़ करके सोता हूँ। तो मैं जब सोया उसके 1 घंटे बाद मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि ईमेल आई हुई थी मोबाइल पे यूट्यूब की कि आपकी वीडियो कम्युनिटी स्टैंडर्ड के ख़िलाफ़ है, इसलिए हम उसको डिलीट कर रहे हैं। हालांकि वो वीडियो पाकिस्तान के ऊपर थी, और उसमें मैंने आसिम मुनीर और पाकिस्तान आर्मी और शहबाज शरीफ की सारी करतूत आपको दिखाए थे, लेकिन यूट्यूब ने उसको डिलीट कर दी। मुझे कम्युनिटी स्टैंडर्ड के ऊपर वार्निंग दी, लेकिन कोई मसला नहीं हुआ। लेकिन मुझे देखना पड़ता है। अब ये एप्स्टाइन फाइल है, वो बड़ा नाजुक टॉपिक है, इसमें बच्चों के हवाले से काफ़ी चीज़ें आई हैं। तो ये है कि बड़ा दुख होता है कि ये ह्यूमन राइट्स के चैम्पियन देखें, इतने बड़े बड़े नाम, और ये हमें भाषण देते हैं, हमें जंगली समझते हैं, कहते हैं तुम लोग तो इनह्यूमन हो, तुम्हारे को ह्यूमन राइट्स का पता नहीं है। जबकि जितना ह्यूमन राइट्स हिंदू धर्म में है ना, ये सोच भी नहीं सकते, इसके करीब भी नहीं जा सकते। तो मैं एप्स्टाइन फाइल में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाह रहा। ऐसे ऐसे नाम आए हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें आई हैं कि बंदा हैरान रह जाए। बिल गेट्स सुना है डेवोस के बाद वापस ही नहीं आए। मैं इस हवाले से इतना ज़रूर बताना चाहूँगा कि मुख्तलिफ रिपोर्ट्स हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इस एप्स्टाइन फाइल की रिपोर्ट्स के लिए इसके ऊपर इतना प्रेशर आता था कि इनको रिलीज़ करो, ये नहीं कर रहा था। इसने फाइनली रिलीज़ नहीं की, रोके हुए था, क्योंकि उसको पता था कि ये खुद भी नंगा हो जाएगा और कई लोग नंगे होंगे। लेकिन अब ये सुना है कि इज़राइल का, आपको पता है अमेरिका की ब्यूरोक्रेसी में, हायरार्की में, अमेरिका के जो रूलिंग एलिगार्की है उसमें बड़े अंदर तक हाथ हैं। तो इज़राइल ने अमेरिका को
डोनाल्ड ट्रंप को झटका देने के लिए ये रिलीज़ कराया। अभी तो ये थोड़ा सा रिलीज़ हुआ है और वो भी जस्टिस डिपार्टमेंट ने वापस डिलीट भी कर दिया, लेकिन भाई लोगों ने सब ने सेव कर लिया। सुना ये है कि इसका जो पहला टर्म था ना डोनाल्ड ट्रंप का, उसमें भी इज़राइल ने डोनाल्ड ट्रंप को कंट्रोल में करके रखा था जेरेड कुशनर के ज़रिए। जेरेड कुशनर डोनाल्ड ट्रंप की बेटी का शौहर है, डोनाल्ड ट्रंप का दामाद है। वो यहूदी और इज़राइल के काफ़ी करीब है। गज़ा के लिए जो बोर्ड बनाया है उसकी भी सारी पॉलिसीज़ ये बना रहा है। तो उसके ज़रिए इसके पहले टर्म में भी इज़राइल ने कंट्रोल करके रखा था। और ये कई जगहों से कहा जा रहा है कि चूँकि डोनाल्ड ट्रंप ईरान पे हमला नहीं कर रहा, बार बार हमले की तैयारी होती है, इज़राइल गेट्स रेडी, सब चीज़ें तैयार होती हैं, अचानक ये स्टॉप कर देता है कि नहीं करो नहीं करो नहीं करो। तो ये इसको झटका देने के लिए कि अभी भी वक्त पे हमला कर दो, नहीं तो सारी की चीज़ें हम रिलीज़ करवा देंगे। और ये एक ज्यूश लॉबी की ब्लैकमेलिंग है जो कि ये चीज़ें रिलीज़ हुई हैं। तो लेट्स सी कि इसका नतीजा क्या निकलता है। ईरान के लिए हमले के लिए कई रिपोर्ट्स आई हैं कि इस वीकेंड पे ईरान पे हमला होगा। अब अभी सैटरडे की रात है, अभी तक तो कोई हमला नहीं हुआ। अब देखते हैं कि संडे को हमला होता है कि नहीं, लेकिन नज़र ये आ रहा है कि अमेरिका ने, चूँकि वहाँ पे रीजन में कुवैत, कतर, ओमान, बहरीन, इमारात, सऊदी अरब ने मना कर दिया है कि हम तुमको अपना एयर स्पेस या हमारा ग्राउंड यूज़ नहीं कर सकते। यही चीज़ पाकिस्तान ने भी कही है, लेकिन पाकिस्तान की तो औकात नहीं है। पाकिस्तान से पूछा कब है इन्होंने? उसामा बिन लादेन को लेने आए थे तो क्या इजाज़त लेके आए थे? तो पाकिस्तान की तो औकात नहीं, लेकिन फिर भी अमेरिका को हमला करने के लिए जिस कैपेसिटी की ज़रूरत थी, तो कई एयरक्राफ्ट कैरियर और पूरा समंदर में एक शहर आबाद कर लिया है अमेरिका ने हमला करने के लिए। इसके अलावा जॉर्डन और इजिप्ट अमेरिका को रास्ता दे रहे हैं। इराक पे ऑलरेडी कब्ज़ा है, जो कि एक बॉर्डरिंग कंट्री है ईरान के साथ। तो अमेरिका की तैयारी तो पूरी है और ये लग रहा है कि बहुत जल्द अमेरिका हमला कर देगा। डगलस मैकग्रेगर ने कहा है कि अमेरिका के पास ईरान के अंदर घुसने के लिए ग्राउंड फोर्सेस हैं नहीं, हम अंदर घुस ही नहीं सकते। ये जंग अगर हुई तो ये एक रुदलेस डिस्ट्रक्शन होगी, जो कि हम इज़राइल के बिहाफ पे कर रहे हैं। ना इसका ईरानियों को फ़ायदा होगा, ना अमेरिकन को फ़ायदा होगा। ये रीजन में एक बहुत बड़ी तबाहकुन सिचुएशन आएगी। देखें, 4 मुल्क हैं जिस पे ओपनली अमेरिका ने हमले किए: अफ़गानिस्तान, इराक, सीरिया और लीबिया। चारों मुल्क तबाह हो चुके हैं। अमेरिका ने फ़ायदे बहुत उठाए, लेकिन इन चारों में से एक भी ईरान जैसा नहीं है। ईरान अमेरिका के लिए कब्रिस्तान बन सकता है। अमेरिका को बहुत सोचना पड़ेगा कि अमेरिका ईरान पे हमला करे कि नहीं। और अगर डोनाल्ड ट्रंप इज़राइल की ब्लैकमेलिंग में आके हमला कर देता है तो यू नेवर नो क्या होगा। अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट. Kindly keep supporting. And if we're real, if we're honest about what's going on, we have a madman in the White House who is running roughshod, who is running the biggest, most corrupt criminal grift in American history out of the White House, and you folks want to whistle right past the graveyard of democracy and our public lands and all of these values. We take an oath to the Constitution, and it seems that all of you took an oath to Donald Trump. And so you want to put his name on coins and buildings and park passes
You want to penalize people who cover up this shrine to Donald Trump that our park passes have been turned into? This is shameful. This is a disgrace. I would love to have a serious conversation about public lands, about recreation, about other things where we could do good work together. But pretend everything's just fine right now in the face of this. The madman right now is in Europe driving our friends into the arms of our adversaries. He's doing immeasurable damage to our credibility on the world stage, and you guys are just fine with it. What the hell is wrong here? What the hell is wrong? I'm not going to sit here and pretend everything is just fine for our public lands, for the agencies we depend on, for our democracy, for our credibility, for truth and justice and what's left of integrity. That's a disgrace. I'm not doing any justice to this committee or to the Explore Act or anything else to sit here and pretend everything is just fine and pat ourselves on the back for what we did a year ago. This is wrong. This is not normal, and I'm not going to normalize it. I yield back.